यह देश कभी भी मुझे चमत्कृत करने से नहीं चूकता है। अद्भुत है हमारा देश और अद्भुत हैं हम लोग, यानी इसके निवासी। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारतीय होना मतलब नमूना होना है। भीड़ में अकेला खड़ा होना है। कुछ न कुछ ऐसी बात है हम लोगों में कि दुनिया या तो हमें समझ ही नहीं पाती है या फिर हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। इतनी बड़ी भूमिका इसलिए दर्शकों की राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया कि आईआईटी मद्रास में वो भाषण दे रहे थे। अब हमारे आईआईटीज का स्तर आप देख लीजिए कि वहां राहुल गांधी भाषण देते हैं, तो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं किस तरह खतरे में हैं ये जरा देख लिया जाए। कल को जाके वहां तेजस्वी यादव अगर भाषण देने लगे और लोग लड़के उनसे पूछने लगे, मतलब इन लोगों की नेतागिरी को एक सामाजिक स्वीकार्यता मिल चुकी है। तो फिर आप ये जो भीमवादी लोग नारा लगाते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध और तमाम चीजें, ये किसके लिए हो रहा है? अगर आपको एक खानदान के राजकुमार को ही पूजना है तो फिर प्रजातंत्र का ये नाटक किस लिए, पढ़ाई का ये नाटक किस लिए? क्योंकि आईआईटी मद्रास में राहुल विंची के लायक क्या है भाई? वहां के लड़कों को वो क्या सिखा सकते हैं? ना उनके पास जीवन दर्शन है, न जीवन पद्धति है कोई, ना उनका विजन है, ना उनका दर्शन है कि वो बच्चों को कम से कम चलिए जीवन के स्किल के बारे में ही बता सकें। वो तो एक उजड़ आदमी है, संसद का गुंडा है, जो केवल बिना किसी सबूत के बोलता रहता है, जिसको न प्रधानमंत्री के बारे में बोलने की तमीज है, जो खानदानी घमंड में चूर है। लेकिन खैर, उसके आगे की कहानी ये है कि उन्होंने अर्थशास्त्र पर बात की। ये दूसरा चुटकुला था। और उस अर्थशास्त्र की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस समावेशी विकास में यकीन करती है, जबकि भाजपा का विश्वास ट्रिकल डाउन थियरी में है। TRICKLE, के फॉर किंग। इसको हिंदी अखबारों ने ट्रिपल डाउन थियरी, तिगुना, TRIPLE, ट्रिपल डाउन थियरी लिखकर चलाया। तो मैं समझा कि चलो भैया, गूगल ट्रांसलेशन होगा या लोगों को समझ नहीं है, कुछ होगा हिंदी में, तो मैंने माफ कर दिया। भाई साहब, अंग्रेजी के अखबार मेरे सामने खुले हुए हैं, सबसे तेज चैनल का खुला हुआ है वेबसाइट, और उसमें ट्रिपल डाउन थियरी लिखी गई। अब जो लोग ट्रिकल डाउन थियरी नहीं जानते हैं, ये नेहरू जी का दिया हुआ है और ये कांग्रेस की देन है कि अगर समाज एक पिरामिड है और नीचे निचला वर्ग है और ऊपर जाके वो कम संख्या होती जाती है, तो ऊपरी आदमी को संतुष्ट कर दो तो वो, उसकी संतुष्टि जो है वो नीचे बहकर आने लगेगी और धीरे धीरे पूरा समाज इस तरह से हो जाएगा। ये थियरी फेल हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के शहजादे ने इसका आरोप भाजपा पर मढ़ दिया। दोस्तों, बिना किसी नमस्कार प्रणाम के ये शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं कि बतकही का यही फॉर्मेट हम लोग एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आनंद जी भी बीच में बोल सकते हैं, आनंद जी चुप रहेंगे। इसमें बहुत औपचारिक हमें नहीं होना है कि ऐसे उंगली उठाएंगे या कुछ भी। लेकिन मैं देश की महानता पर बात कर रहा था आनंद जी। देखिए, महानता पर जब आप बात कीजिएगा तो सबसे पहले है कि अंग्रेजी में सुनकर ट्रिकल डाउन को और हिंदी में समझ लेना ट्रिपल डाउन, ये सबसे पहले तो कोई अनोखी बात नहीं है। बेचारे, जो आप देखिए कि कर्पूरी ठाकुर के दौर में ही जो है वो बिहार यूपी में जो है वो बिहार में उन्होंने खुद ही कर दिया था और यूपी में उन्हीं के दौर के दूसरे समाजवादियों ने किया था कि अंग्रेजी जो है वो छठी कक्षा के बाद आपको पढ़ाई जानी शुरू ही होगी। तो मतलब जिस जमाने में हम ऐसे लिख रहे होते थे 350 शब्द का, 10वीं में अगर कोई सीबीएसई से आईसीएसई बोर्ड से अगर कोई पढ़ रहा है, तो वो अगर 10वीं कक्षा में एक 350 शब्द का ऐसे लिख रहा है, तो उस जमाने में जो 10वीं की एक्सक्यूज मी 10वीं की परीक्षा जो बिहार बोर्ड का या यूपी बोर्ड का छात्र बेचारा दे रहा होगा, वो लिख रहा होगा बहुत से बहुत एक सेंटेंस लिख पाएगा
राम वॉज ईटिंग फूड जो था उसको पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर दो, राम इज ईटिंग फूड। तो राम वॉज को राम इज किया जाता है, तो इतना से ज्यादा वो समझ ही नहीं पाएगा, इससे ज्यादा उसकी समझ होगी नहीं। तो अब ये जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। और ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आप नेहरू के दौर का बात कर रहे हैं, तो नेहरू के दौर में जो ट्रिकल डाउन हुआ था वो सिर्फ आप धन और संपत्ति और संतुष्टि वगैरह के मामले में मत देखिए, आप इस मामले में देखिए कि 80 के दौर में पहली बार ये शुरू हुआ कि अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी आईएएस की परीक्षाएं दी जा सके, इसका प्रबंध किया गया। तो 80 के दौर में जो ये समाजवादी लोग थे, सॉरी नमाजवादी नहीं समाजवादी, तो समाजवादी लोग जो थे ये, इन्होंने जो अंग्रेजी हटा दी थी, इसकी वजह से बिहार के छात्र या यूपी के छात्र जो है वो आईएएस ऑफिसर नहीं हो पाते थे। 80 के दौर के बाद जैसे ही हिंदी को शामिल कर लिया गया तो अचानक से आप देखेंगे कि अब कहा जाता है कि 25% आईएएस जो होते हैं वो बिहार और यूपी से ही होते हैं। तो काफी ज्यादा संख्या में इस क्षेत्र में भी जो है मतलब सीनियर रैंक पे बिहार के लोगों की भर्ती होने लगी। अब इसका इफेक्ट जो ट्रिकल डाउन होगा, उसे ट्रिकल डाउन होने में कितने साल लगेंगे? तो उसे ट्रिकल डाउन होने में 30 से 40 साल लगेंगे। और आज आप 30 से 40 साल बाद देखते हैं बिहार में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी छात्र से पूछेंगे कि आगे तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो सबसे पहला जवाब वो आईएएस देगा या आईपीएस दे देगा। तो अब ये ट्रिकल डाउन होकर के ये इफेक्ट यहाँ तक आ गया है। अब ट्रिकल डाउन होने में चूंकि इतना ज्यादा समय लगता है, इतना धीमा ये है, तो इसकी वजह से समस्याएं क्या हुई? तो समस्याएं ये हुई कि आज हम लोग जो बिहार में देखते हैं कि किसी और क्षेत्र के बारे में जाने का सोचता ही नहीं युवा जो है वो इंजीनियरिंग करने के सोचेगा, इंजीनियरिंग के बाद वो आईएएस हो जाने की सोचेगा। तो भैया इंजीनियरिंग क्यों की थी? तो इंजीनियरिंग क्यों की थी इसका कारण भी बहुत स्पष्ट सा है। बिहार में किसी कॉलेज से अगर उसने पढ़ाई की होती, ग्रेजुएशन सिंपल 3 साल वाला किया होता, तो उसका कोर्स खत्म होने में उसे 5-6 साल लगते। तो 5-6 साल उसमें खर्च ना हो, 3 साल 4 साल में हो जाए, इसके लिए उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक तो वो बाहर किसी दूसरे राज्य के कॉलेज में जाके पढ़ाई करे तब, या दूसरा कि वो इंजीनियरिंग कर ले तब, वो 4 साल में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 साल में भी अगर कोर्स कंप्लीट होगा तो बिहार की यूनिवर्सिटी जो ट्रिकल डाउन करके हमें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देती है 5 साल 6 साल में, उससे भी वो बच जाएगा। तो ट्रिकल डाउन के नतीजे जो थे वो बहुत ही भयावह थे। इनफैक्ट समाजवाद ही एक ऐसा कोड है जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि कार के चलने के लिए सड़क तो बन जाएगी, लेकिन जो पैदल चलने वाला है उसके लिए कभी फुटपाथ बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये कोई नहीं जानता। इसी नियम को समाजवाद कहा जाता है। तो ये जो कोड है इससे मुक्ति तो बहुत जरूरी है। इससे मुक्ति जो है साम्यवाद और समाजवाद से चीन बहुत पहले पा चुका। तो चीन की जो हम लोग विकास की दर देखते हैं वो भारत से कहीं तेज है, भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत में समाजवाद नाम का कोड जो है उससे छुटकारा कभी मिला नहीं। तो भारत में अभी भी ये जारी है आनंद और जी, आगे भी जारी रहेगा। आनंद जी, मुझे लगता है कि ये जो चीन वाला हम लोग देते हैं ना उदाहरण, जी मैं बहुत सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में बोला नहीं हूं, लेकिन मुझे अजीब सी चीजें लगती हैं। मैं फिर भारत देश की महानता कहूंगा। क्यों हम लोग चीन से या फिलीपींस से या किसी भी देश से अपनी तुलना करते हैं? हमारे अपने नागरिकों का चरित्र हमने देखा है। अरे एटीएम के बॉक्स में कोई गुटखा थूकता है महाराज? कोई भी स्वस्थ इंसान ये कर सकता है क्या? हमारी पूरी जनता बीमार है, हमारे नागरिक बीमार हैं मानसिक तौर पर। किस देश में हम लोग रहते हैं? नाली, कचरा, गंदा, रोज कचरे वाली गाड़ी आती है साहब मोहल्ले में, रोज। लेकिन अपने घर से केवल निकाल कर उसको एकदम सामने, कहीं नहीं जाना है, 5 कदम भी नहीं जाना है। आपका घर है, आप दरवाजा और खोलेंगे इसमें और इसमें कचरे वाली इसमें गाड़ी है। इसमें हम आपको एक बड़ी मजेदार सी बात बता देते हैं कि जो यूनिकॉर्न टाइप के स्टार्टअप सब होते हैं ना, जिन स्टार्टअप्स की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, उन स्टार्टअप्स में से एक स्टार्टअप सिर्फ इसी बात का है। उसने क्या किया था कि उसने अपने ही अपार्टमेंट में लोगों को 2 बाल्टियां देनी शुरू की, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। उसने बता दिया कि किसने किस वाले में कैसा कचरा डालना है, और वो कचरा वो अपने ही अपार्टमेंट से इकट्ठा करना शुरू करता है, जिस अपार्टमेंट में वो किराए में रहना शुरू करता था। और उसी अपार्टमेंट से जब वो शुरू करता है और गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके सेग्रीगेट करके वो निकालना शुरू करता है, तो उस कचरे को बेच करके और वो आज एक करोड़पति बिजनेसमैन है।
तो ये एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है कई बार कि गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करने से क्या होता है। और भारतीय जो है वो इतने महान हैं और हमारे समाजवादी नेता जो हैं वो इतने महान हैं कि इतनी नहीं, सी बात ना मैं तो वो सीख मैं पाए हैं, ना कभी उनको आप देखेंगे कि सार्वजनिक भाषणों में कभी जो ऐसे ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर नहीं बात की। मैं फिर चीन का कि एक तो चीन में एक पार्टी का शासन है, पार्टी में भी एक व्यक्ति का शासन है। एक व्यक्ति जो भी उसका नाम है, हाँ, तो शी राजशाही जिनपिंग है हो ना, या जो भी हो, राजशाही तो वो राजशाही शर्माते तो क्यों हैं? राजशाही है, साहब ने तानाशाही अपने लिए है। तय साहब ने अपने लिए तय कर दिया है कि आजीवन मैं ही रहूँगा, बात तो खत्म। तानाशाही है, राजशाही है, जो भी उसको कहें, और तो वहां वहाँ पर की राजशाही एग्जीक्यूट, तो होती है। वहां तुरंत गोली मारी जाती है, तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाता है। भाई विदेश मंत्री रातों रात गायब हो जाते हैं, सबसे बड़े ऐसे कुछ नहीं उद्योगपति है कि गायब हो जाते हैं। गोली मारा जाता है और फांसी पे चढ़ाया जाता है, सिर्फ ये कहिए कि लापता हो जाते हैं। अली बाबा का ओनर जो था वो रातों-रात गायब हो गया। तो विदेश मंत्री जो है, अब सोचिए कि किसी देश का विदेश मंत्री वही। गायब हो जाए रातों-रात कि रात में घर गया और सुबह पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गया। और इससे उसके गजब की बाद बात उस और पर क्या हो सकती और उसके बाद उस पर कोई चर्चा भी नहीं होती है। है। किसी की आप मजाल सोचिए नहीं कि है कि उस पे चर्चा कर दे। आप सोचिए कि भारत में अचानक एस जयशंकर गायब हो जाएं, और उसके बाद यहाँ का नजारा क्या होगा। एस एस जयशंकर तो बहुत बड़ी चीज है, छोड़ दीजिए। एस जयशंकर का ड्राइवर अगर गायब हो जाए ना तो फ्रंट पेज की न्यूज होगा। राइट। तो वही कि आप आम की तुलना अंडे से नहीं कर सकते भाई। चीन चीन है, वहां आपकी स्वतंत्रता, यहाँ तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, वर्बल डायरिया से आप कहीं भी पीड़ित हो सकते हैं। तो ये अंडे की बात तुलना करते ही बेमानी है। अंडे की बात करते ही मुझे गोबर की बात याद आती है। होता क्या है कि आप सोशल मीडिया या बाकी जगहों पर देखेंगे तो हिंदुओं को गोबर खाने वाला, गोमूत्र पीने वाला कह कर के चिढ़ाया जाता है। तो इस मामले में हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई अंडा जो होता है वो भी तो उसी अंग विशेष से निकलता है। तो अंडा खा कर के अगर आप कह रहे होते हैं कि गोबर खाता है या गोमूत्र पीता है, तो ये बड़ी विचित्र बात लगती है। अच्छा चलिए मान लीजिए हम ये छोड़ भी देते हैं कि छिलका जो होता है ना वो हटा दिया जाता है उबाल करके, इसलिए उससे टच नहीं हुआ रहता है। लेकिन अंदर जो होता है तो जो भी साइंस पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग स्पर्म जाइगोट वगैरह से परिचित होते हैं। तो अंडा क्या होता है ये तो सबको पता है। और मेरा ख्याल है कि मेरी उम्र के सभी लोगों ने फ़िल्मों में देख रखा होगा। तो ऐसी चीज़ को मुँह में डालना जो है वो वो डालने के बाद जो है वो कैसे लोग कहते हैं कि भाई नहीं, गौ-मूत्र वो तो फार्म वाला खाते हैं, फार्म वाले में ये सब नहीं होता है, फार्म वाला वैसे नहीं होता है। उसका उसका हम वीडियो दिखा देंगे। जिन लोगों ने खेती नहीं देखी है, उन लोगों को लगता है कि फार्म वाला जो होता है वो डिफरेंट होता है। उनको हम दिखा देंगे कि उस फार्म वाला अंडा जो होता है ना, उसको भी जो है सेने की मशीन होती है और उसमें हैचरी होती है और उसमें वो कैसे बनता है और कैसे क्या होता है। कहिए तो उसका वीडियो भी हम दिखा दें, कहिएगा तो इसके नीचे हम आप कमेंट में वो लिंक लगा देंगे। एक अभी हाल में ही हमने जो है वो वीडियो उसका बनाया था, शॉर्ट वीडियो है 40 सेकंड का, उसका लिंक हम इस के नीचे लगा नहीं, देंगे। बिल्कुल आप लगा देख दीजिएगा, देख देख करके बिल्कुल तसल्ली आप कर लगा लीजिएगा। दीजिएगा। लेकिन देख के मैं तसल्ली फिर कर से लीजिएगा कि अंडा अंडा क्या होता है, वो भी पता चल जाएगा। ऐसा लेकिन नहीं होता कि लेकिन बस मैं अंडे फिर से वहीं आ रहा हूँ, फिर से कि चीन और भारत की तुलना ये सब बेमानी बात है। और जो अब जरा चलें मेरे पेशे की खबर लेने, हाँ, जिसको मैं अब शर्म के जो हम मारे लोगों अपना ने पेशा शुरुआत में बताता भी नहीं हूँ। जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में बात करनी शुरू की तो थी कि कैसे हिंदी बेचारे वालों देखिए ने आप दया क्यों नहीं करते? दया दिखाइए थोड़ी-सी। बेचारों ने हिंदी जो है वो इतनी देर से पढ़नी शुरू की, ट्रिकल डाउन को ट्रिपल डाउन सुन लिया। अब मान लीजिए कि भई आपने अभी हाल में देखा है हिंदी कि उसी वालों को सबसे मैंने पहले ही सबसे माफ कर दिया। सुनिए सुनिए, सबसे हिंदी सबसे तेज वाला सुनिए जो था आनंद जी, हाँ। हिंदी वालों को मैंने वैसे ही माफ कर दिया है। अच्छा, ये अंग्रेजी वाले वर्जन में ये हाल है भाई, सबसे तेज चैनल वालों का। अंग्रेजी वालों अंग्रेजी ने वाले उसको तो देखिए लिखा है। सिर्फ़ अपने आप को समझते एलीट है ना, एक्चुअली एलीट थोड़ी होते हैं। अपने आप को आप एलीट समझना शुरू कर दें तो भारत स्वतंत्र देश है। आप अपने आप को कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आप अपने आप को आप कहना शुरू कर दीजिए नॉट माय प्राइम मिनिस्टर तो उससे आपका प्राइम नहीं, मिनिस्टर बदल थोड़ी जाता है। एलीट समझना तो मुझे लगता है कि सबसे पिछड़ेपन की निशानी है, क्योंकि वो आपकी गुलाम मानसिकता को दिखाता है भाई।
एलिटिज्म जब भी था 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो वो तो सामंत थे और कुछ लोगों का भाग्य विधाता एकदम चमका हुआ था, बाकी जनता कराहती थी, तो ये कौन सी हर अच्छी बार बात है? वैसा ही होता है। जैसे आप कहावतों में देख लीजिए ना, कहावत होती है पढ़े फारसी बेचे तेल। तो पढ़े हाँ। फारसी बेचे तेल वाली कहावत क्यों होती है? क्योंकि 1880 तक जब पटना में हाई कोर्ट स्थापित हुआ था, उस समय तक आप देखिएगा तो 1880 तक का दौर आप देखिए कि फारसी जो है वो कोर्ट की भाषा थी। कोर्ट का मतलब ये होता था, जो दरबार जिसको हम लोग कहते हैं वो। कोर्ट का सही मतलब तो दरबार होता है ना। जो राजा साहब का दरबार होता था, उसको अंग्रेजी में कोर्ट कहते थे। तो कोर्ट की जो भाषा होती थी, अदालत की जो भाषा होती थी, वो फारसी ही होती थी। तो पढ़े फारसी बेचे तेल वाली कहावत होती थी। अगर आप देख लेंगे मुंशी प्रेमचंद का नाम, तो मुंशी प्रेमचंद के नाम में मुंशी क्यों जुड़ा हुआ होता है? तो जैसे आप बाकी माध्यमों से पढ़ाई करने पर ग्रेजुएट होते हैं, वैसे ही अगर आप फारसी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फारसी से पढ़ाई करने पर आप मुंशी हो जाते हैं। तो उस इस वजह से वो फारसी से पढ़े हुए थे, तो उनके नाम में मुंशी जुड़ा हुआ होता है, मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। और भी कई लोगों के नाम में, कई साहित्यकारों के नाम में आप देखेंगे कि मुंशी जुड़ा हुआ होता है। आप उनकी लिखने की शैली देखेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि हिंदी में जो अभी देवनागरी लिपि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस देवनागरी जो 2 आंदोलन मदन मोहन मालवीय चला रहे थे एक साथ, एक उसमें से एक था बीएचयू बनाने के लिए आंदोलन। तो उस बीएचयू बनाने वाले आंदोलन के बारे में सभी जानते हैं, जो उसी समय वो दूसरा वाला आंदोलन चला रहे थे। वो आंदोलन तो ये था कि देवनागरी लिपि का इस्तेमाल हो हिंदी लिखने के लिए। उस समय तक हिंदी जो है, वो उर्दू वाली लिपि में, फ़ारसी वाली लिपि में लिखी जाती थी। तो इस वजह से जो आपको अगर पांडुलिपियाँ कहीं से दिख जाएँ, जिस पे खुद से प्रेमचंद ने लिखा हो, तो वो आपको दिख जाएगा कि वो तो अरबी फ़ारसी में लिखी हुई है। वो तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये देवनागरी लिपि तो है नहीं। हिंदी की कहानियाँ वो लिखते थे, लेकिन उनकी लिपि जो होती थी वो फ़ारसी थी। राइट। तो और उसके लिए आंदोलन जो था वो बहुत शुरुआत बाद उन्होंने में। शुरुआत वैसे भी उन्होंने उर्दू रिसालों से की थी, और हुँ। बाद में फिर वो हंस का और जो भी उन्होंने किया, फिर अपना प्रिंटिंग प्रेस वगैरह लगाया, लेकिन वो हिंदी को हिंदी में बहुत बाद में लिखने लगे थे। हिंदी एनीवे। को हिंदी में ही नहीं, आप अच्छा देखिए पत्रकारिता में भी देखिएगा तो पत्रकारिता में बिहार का जो पहला अखबार था, वो कोई हिंदी, अंग्रेज़ी हिंदी या उर्दू में नहीं था, वो तो अंग्रेज़ी का अखबार था। तो बिहार का पहला अखबार ही अंग्रेज़ी अखबार था। तो यहाँ पे भी अंग्रेज़ी जो है उससे आपका पीछा छूटा नहीं, तो इसलिए वो अपने आप को अगर एलीट समझता है, तो ये बीमारी उसकी जो कोलोनियलिज़्म की वजह से गई नहीं है। पहले फ़ारसी थी तो काफ़ी समय तक फ़ारसी का दौर रहा, 1880 से हमको लगता है कि 1950 तक के दौर तक जो है वो फ़ारसी का दौर रहा होगा, फ़ारसी का हैंगओवर उतरा नहीं होगा, टूटा नहीं होगा। और 1950 से अभी तक का दौर हम लोग जब देखते हैं, तो अंग्रेज़ी का हैंगओवर जो है, वो जो गुलाम मानसिकता है, कोलोनियलिज़्म की वजह से है, वो हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, तो कई लोगों को वो हैंगओवर जो है वो दिखता है कई लोगों में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर फिर विवादित प्रश्न, 2014 के बाद आपको लगता है वो सब हैंगओवर थोड़ा कम हुआ है या ये हुआ है? देखिए हैंगओवर बहुत हद तक कम हो गया है। आप अगर हिंदू राजा जैसे बना देखिए है। अचानक जैसी हिंदी में हम बात कर रहे होते हैं आमतौर पर, उससे अगर हम थोड़ी-सी, अब चूँकि संस्कृत से हमने पढ़ाई की है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है ये कि हम बहुत एलीट वाली जो हिंदी होती है या बहुत शुद्धतावादी हिंदी जो होती है, उसका प्रयोग कर लें। तो जैसे ही हम उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं, वैसे ही अचानक जो युवाओं पर जो प्रभाव पड़ता है, वो हम देख चुके हैं और मेरा मानना है कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। और वो लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, बाद में पूछते भी हैं कि ये जो अच्छी हिंदी आप सीख रहे हैं, ये कहाँ से सीख रहे हैं या कैसे हम सीख सकते हैं? तो फिर हम उन लोगों को बताते हैं कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र की एक किताब है, हिंदी की शब्द संपदा, आप वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। आगे आप और पढ़ना चाहें, तो अजित वाडनेकर जी ने एक किताब लिखी है हाल में, शब्दों का सफ़र, आप उसको देख सकते हैं। ऐसी ही और किताबें आती हैं हिंदी की, जो शब्द संपदा है, वो आपकी बढ़ाई जा सके। आचार्य रामचंद्र वर्मा एक हुआ करते थे, उनकी एक अच्छी हिंदी नाम की किताब आती है, तो उनसे पढ़ लीजिए। तो युवा पूछते नहीं हैं अच्छी हिंदी के बारे में, ऐसा नहीं है, युवा पूछते हैं। समस्या बस ये है कि ये जो युवा अच्छी हिंदी सीख रहे हैं, इसमें से बहुत कम युवा ऐसे होते हैं, जो पत्रकारिता का कोर्स कर रहे थे और आगे भविष्य में पत्रकार होना चाहते हैं। तो पत्रकार जो होना चाहते थे, उनको ये अच्छी हिंदी पढ़ाई गई है या नहीं पढ़ाई गई है, ये अभी भी संदेह का विषय रहता है।
सिलेबस काफ़ी लंबे समय से चेंज नहीं होता, इस सब के बारे में सब लोगों को पता है, तो ये दिक्कतें हैं। एक चीज और बताइए, और दर्शकों श्रोताओं पीछे से अगर कुछ आवाजें आ रही होंगी तो माफ कीजिएगा, थोड़ा बच्चा पार्टी इधर खेलती रहती है और उनको मना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर हैं तो खेलेंगे और बच्चों को खेलना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो आदत विकसित हुई है इधर कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे एक, या फिर अब तो हम दो भी हैं कि नहीं पता नहीं, कितने तरह की तो शिप आजकल तैयार हो गई है आनंद जी। सिचुएशनशिप, तो बेंचिंग, तो घोस्टिंग, तो एक हमने, नहीं, घोस्टिंग का मतलब तो हमें पता है, लेकिन ये सिचुएशनशिप और बेंचिंग क्या होता है, ये हमें मैं सब बताऊंगा, ठीक मुझे ठीक सब पता ठीक ठीक है। नहीं पता। मुझे सब पता है, मैं बहुत जानकार हूँ। एक ब्रेड एक ब्रेड क्रम्बिंग भी आता है, मतलब आप समझ रहे हैं भाई साहब, मतलब अद्भुत दुनिया हो गई उसको है। उसको ब्रेड क्रम्स की तरह थोड़े से टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, वैसा वाला होता है क्या? नहीं, जैसे गिलहरी घात लगाए हुए है वैसे वाला होता है कि मान लीजिए अच्छा अच्छा एक अच्छा, मान लीजिए कपल है, बॉयफ्रेंड हाँ, एक बॉयफ्रेंड कपल गर्लफ्रेंड है। से झगड़ा हो गया, तो वो जो गर्लफ्रेंड थी वो थोड़ी देर के लिए जो है वो किसी और के साथ चली गई। अरे आपको भाषा नहीं आती है तो आप जबरदस्ती खुद को जवान मत दिखाइए, मैं जेनजी की भाषा बोलूंगा। देखिए क्या है कि एक कपल अगर है और अच्छा। उसमें से किसी एक पर, लड़के पर या लड़की पर किसी हम्म, तीसरे की नजर है, अच्छा। और अगर वो नजर है और बीच में टकरा जा रही है और कुछ हो जा रहा है, हम्म, तो कुछ समय के लिए उसको ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं कि आप नजर लगाए हुए हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एक तरफा टाइप का मामला है। अच्छा, सिचुएशनशिप वो होती है कि आप मौज पूरी ले रहे हैं लेकिन आप कमिटेड नहीं है। मतलब वही आजकल के युवाओं की जो ध्वजा है, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में अंकित है कि अधिकार सारे कर्तव्य कुछ नहीं, या फिर हम्म, मौज पूरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। भाई इसीलिए तो ये लोग शारीरिक संबंध हो या किसी भी चीज को इतना जो हल्के में ले लिया जा रहा है, या फिर चारों तरफ से टीवी सीरीज हो या कुछ भी, सब माध्यम से जो ये बताया जा रहा है हमारे युवाओं को कि भाई यत्र तत्र सर्वत्र सो जाना कोई खास बुरी और बड़ी बात नहीं है, आपका अधिकार है। लिव इन को जिस तरह से नॉर्मलाइज किया गया, ओयो के रूम्स को जिस तरह नॉर्मलाइज कर दिया गया है, और अब तो खैर सब कुछ नॉर्मलाइज है, तो इसलिए इस पर कोई चिंता वगैरह की बात नहीं है। लेकिन तो सिचुएशनशिप वही है कि आप मौज पूरी लीजिए लेकिन कमिटमेंट नहीं है। ठीक। और एक बेंचिंग है कि आपने जैसे क्रिकेट में बेंच पर बिठा रखा रहता है ना कि ये है फिर वो भी है, इसके बाद उसका मौका, उसके बाद उसका मौका, तो वो बेंचिंग कर रही है, यही है। ठीक 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 है, अब समझ में आ गया। 2-3 चीजें तो चलिए समझ में आ गई। और दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी। ब्रेड क्रम्बिंग ये भी है कि आप मतलब ठीक है ब्रेड तोड़ रहे हैं साथ में खाना खा रहे हैं, बट यू नो देर इज नो वो जो थोड़े अटैचमेंट टाइप्स, टुकड़े उकड़े इधर टूट उधर के, पड़ जा रहे हो, हाँ उसमें तो उसमें बस, कोई और मुंह हाँ मार ले रहा है। हाँ, तो उसमें कुछ खास वो नहीं है। ये इंटरेस्टिंग तरीका है। तो ठीक है। इसलिए तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी सचमुच इस पीढ़ी के नायक हो सकते हैं भाई साहब। मतलब आप कभी अगर इंस्टा पर चले जाइए या किसी पर, भाई मैं मजाक नहीं उड़ाता हूं, लेकिन हो सकता है उस पर कुछ बहुत अच्छा कंटेंट भी आ रहा हो, लेकिन मैं जो देखता हूँ 90% कंटेंट, 95%, और लोग कहेंगे कि ये रोता ही रहता है, ये यूट्यूब पर गया तो वहां भी रोने लगा, लिखता है तो भी रोता है। लेकिन सचमुच आप क्या कीजिएगा, मतलब प्रतिभाहीनता का ये माहौल है सर हमारे देश में कि सामान्य हिंदी अगर किसी को आ रही है तो वो कविराज बन जा रहा है, वो उपन्यास सम्राट है, वो महान पत्रकार है, वो पता नहीं क्या क्या है। तो राहुल गांधी अगर इस देश के नेता नहीं होंगे तो कौन होगा, जब हमारा बुद्धिजीवी वर्ग ही इतना विकृत है, बुद्धिजीवियों के नाम पर हमने ये सब पाल रखा है, तो फिर क्या होगा। आनंद जी क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए, फिर दर्शकों से विदाई क्लोजिंग रिमार्क लीजिए। देखिए, क्लोजिंग रिमार्क्स यही हैं कि आप जब किसी विषय की पढ़ाई करते हैं, कोई भी विषय हो, आपने कौन सा विषय चुना है अपनी पढ़ाई के लिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिए।
सिर्फ अपना राइट, सब्जेक्ट। कोई हम 5 राइट, सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, 50 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ये नहीं कह रहे। आप जो अपना सब्जेक्ट होता है, उससे थोड़ा-सा ढंग से पढ़ लीजिए। और दूसरी एक चीज़ होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको नौकरी जो दिलाएगा, उसमें कम से कम भी तो 50% योगदान जो होता है, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी, दोनों में से जो भाषा आपको सुविधाजनक लगती है। 3 साल का जो ग्रेजुएशन का आपके पास समय होता है या 4 साल की इंजीनियरिंग का जो आपके पास समय होता है, उस समय में सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपना यूट्यूब चैनल बना कर के उस पर बोलना शुरू कीजिए, उससे आपका अभ्यास हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता है, तो आपस में एक छोटा-सा ग्रुप बना कर के आपस में बातचीत करने का अभ्यास कीजिए, ब्लॉग लिखिए। और इससे जो आपका अभ्यास होगा, इससे जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप होंगी, वो पूरी ज़िंदगी आपके पास काम आने वाली हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कहीं नहीं जाने वाली। हिंदी और अंग्रेज़ी कम से कम 2 भाषाएँ जो होती हैं, वो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। इसके अलावा फिर बाद में ओके, बात आती है कि अपना जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए। तो अभी जो हम लोग देखते हैं कई बार पत्रकारों को देख कर के या उनकी बातों पर हँसी आ जाती है हम लोगों को, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि उसने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अपने पढ़ाई के समय में पढ़ा ही नहीं। फिर जब वो नौकरी करने लगता है और बॉस की गालियाँ खाता है, तो उसके बाद उसे याद आता है कि यार पढ़ना पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं बचा, या तो नौकरी बचेगी या फिर नौकरी छूटेगी, अगर पढ़ाई जी, नहीं की तो। तो फिर मजबूरी में जी, वो पढ़ाई करना शुरू करता है और नौकरी करते-करते कितनी पढ़ाई कर लेगा, कितना समय ही बचता है नौकरी में से। शुरुआत में जो बिल्कुल जो फ्रेशर होता है, वो समझ लीजिए कि 10 से 12 घंटे नौकरी कर रहा होता है और उसके बाद अगर बड़े शहर में रह रहा है, तो कम से कम 2 घंटे जो हैं उसका ऑफ़िस जाने में और ऑफ़िस से वापस घर आने में जाएगा। तो 12 से 14 घंटे जो है उसका अगर पूरा इसमें ही खर्च हो गया, तो बचे हुए समय में वो कितनी पढ़ाई कर लेगा। तो इसलिए वो राइट, पढ़ाई कम कर पाता है। यहाँ पर एक नुस्खा और इस्तेमाल किया जा सकता है कि आजकल ऑडियो बुक्स आते हैं, आप आराम से हेडफ़ोन लगा कर के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते-करते रास्ते में उस ऑडियो बुक को सुन लें, तो आपकी कुछ पढ़ाई हो जाएगी, कुछ चीज़ें आप सीख जाएँगे। ये किताबों से पढ़ने का 100% विकल्प तो नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है, ये आप कर ओके, सकते हैं। ओके, आनंद जी। और जी, हम दोनों बहुत कुछ टीचर टाइप साउंड करने का जोखिम उठाते हुए हम लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो दर्शकों श्रोताओं कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? आप इस तरह के और किसी विषय पर सुनना चाहते हैं हमारी बातचीत, तो ये हमें ज़रूर बताइएगा। व्यालोक वाणी को जैसा प्रेम और स्नेह आप लोग देते रहे हैं, प्लीज़ देते रहिए। और अभी लेंगे हम एक छोटा-सा विराम, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।